शायद यही ये देश की इतिहास का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फ्रॉड है। यह 13 अलग अलग देशों की जीनोसाइड एक्सपर्ट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरी ट्राइब के लिए डेथ सेंटेंस होगा। फ्रॉड इतना बड़ा है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए नक्शे को कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो ये है कि कैसे इस विनाशकारी प्रोजेक्ट पर नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा लगाकर इसे देश की जनता को बेचा जा रहा है। अगर आप इंडिया के नक्शे में देखोगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक लंबी चेन दिखाई देगी, बे ऑफ बंगाल में फैल हुई। ग्रेट निकोबार इस चेन के सबसे आखिरी आइलैंड है, इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट। इससे थोड़ा और साउथ ईस्ट में जागे तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मौजूद है। ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग लेंस में से एक है। यह हर साल 94,000 जहाज और दुनिया का 30% ट्रेड गुजरता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड स्टेट ऑफ मलाक्का इस एंट्रेंस का करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। अब सरकार की मेगा प्रोजेक्ट में 4 मेजर कंपोनेंट्स है। एक है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिट टर्मिनल, दूसरा है ड्यूल यूज एयरपोर्ट, मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए। तीसरा है एक 450 मेगा पावर की पावर प्लांट। चौथा एक कॉमर्शियल टाउनशिप। यहाँ पर 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों की बसाने की कोशिश की जाएगी। टोटल कॉस्ट 81,000 करोड़ बताई जा रही है। इसका पहला फेज 2028 तक ऑपरेशनल होगा। चारों चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है मिलिट्री फैसिलिटीज़ को दावा किया जा रहा है। इंडिया इसकी मदद से चाइना को चोक कर देगा। असल में चाइना ने पिछले 2 दशकों से इंडिया ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। स्टेट ऑफ पिलर्स के तहत उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और मालदीव्स पर पोर्ट डेवलप किया है। ये सारे पोर्ट इंडिया को चारों तरफ से सराउंडेड कर रहा है और अब कहा जा रहा है कि ग्रेट निकोबार इसका जवाब होगा, क्योंकि चाइना का 75 से 80% इम्पोर्टेड ऑयल स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजरता है। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया लगभग 116 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 113 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है और 84 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिसोर्स है। नक्शे में आप देख सकते हो कि पूरा आइलैंड चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ है। अब सरकार कहती है कि ह्यूमन इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.82% फॉरेस्ट एरिया काटना पड़ेगा। अब कहोगे सुनकर कि यार ये तो सही है, सिर्फ 2% फॉरेस्ट ही काटेगा, बाकी 98% फॉरेस्ट तो बचा रहेगा ना। लेकिन यही पर आता है सरकार का पहले बड़ा झूठ। ये 1.82% एज ए परसेंटेज पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एरिया है। अगर सिर्फ इस आइलैंड की बात करी जाए तो ये 50% एरिया होता है। सरकार एस्टिमेट की है कि 7.11 लाख पेड़ काटेंगे, लेकिन ये दूसरा बड़ा झूठ। इंडिपेंडेंट रिसोर्स एस्टिमेट करते हैं कि 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। ये पेड़ 100 साल तक पुराने पेड़ है, अनटच्ड फॉरेस्ट। ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को नेचुरल एयर कंडीशनर बोला जाता है, क्योंकि अपने आसपास का तापमान लगभग 2.41 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होने का बारिश सिग्निफिकेंटली कम होती है। यानी पेड़ काटने का सीधा मतलब है कम बारिश, ज्यादा गर्मी और ज्यादा हीट वेव्स। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसी जंगल में द ग्रेट निकोबार की संबन ट्राइब रहती है, इंडिया में पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक। 2011 के कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग इन आदिवासियों की पॉपुलेशन सिर्फ 229 लोगों की थी। इन लोगों की बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि नए लोगों की कांटेक्ट में आने से इनको डिजीज और एक्सपोजर होगा, ऐसी डिजीज और बीमारियां जो इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इनका इम्यून सिस्टम उन डिजीज के लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डिजीज को हैंडल नहीं कर सकता था। ऊपर से इतना सारे पेड़ काटने और इनके आइलैंड हमेशा के लिए बदल देना, इनके फूड सोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे।
ये कारण है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने यूनाइटेड नेशनल को लेटर लिखकर कहा है कि ये प्रोजेक्ट सोमन ट्राइब को जेनोसाइड के बराबर है। 13 देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट ने एक चिट्ठी पब्लिश की है जिसमें कहा है कि इन सोमपेन के लिए ये डेथ सेंटेंस होगा। इसके अलावा गलतिया बे की ओपनिंग जो अभी 3 किलोमीटर की है, पोर्ट बनाने के बाद वो सिर्फ 300 मीटर तक रह जाएगी। इंडरजेंट लेदरबैक टर्टल्स का पूरा नेस्टिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसके बाद 16,115 से ज्यादा कोरल रीफ्स जो इन आइलैंड के पास मौजूद है वो नष्ट हो जाएगी। सरकार कहती है कि हम उन्हें रिलोकेट कर देंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि साइंटिफिक मैडनेस है क्योंकि कोरल रीफ्स को ऐसे रिलोकेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस आइलैंड पर मौजूद है निकोबार लॉन्ग टेंट मैक्यू, जिसमें कार्ब ईटिंग मैक्यू भी कहा जाता है। ये बंदर ज्यादातर सिर्फ निकोबार आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। ढेर सारी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज जो इसी आइलैंड पर पाई जाती है वो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। एक और बहुत इंडरजेंट स्पीसीज निकोबार ट्री सौरों के लिए। ये कारण है कि अनसिस्क ने इंडिया को 2013 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत अगर सरकार को कहीं पर जंगल काटना है तो वो वहाँ रहने वाले आदिवासियों से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। एक्ट के अनुसार कमिटी में कम से कम शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें निकोबार्स का सिर्फ एक मेंबर था। इसके बाद बारी आती है ग्राम सभा की, लेकिन जिस लक्ष्मी नगर पंचायत की ग्राम सभा की इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उस ग्राम सभा में एक भी आदिवासी नहीं था। इनफैक्ट ये पूरी ग्राम सभा की फर्जी थी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी होता है। ये प्रोसेस नॉर्मली महीनों या सालों का होता है, लेकिन ग्रेट निकोबार पर जब ये EIA करवाया गया सिर्फ 6 से 7 दिन में ही कर लिया गया। साल 1997 में गलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, लेकिन जनवरी 2021 में अचानक से इस सरकार ने उस नोटिफाई कर दिया। सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि जब सरकार के नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने साल 2020 में ग्रेट निकोबार आइलैंड का नक्शा बनाया था तो उसमें कोरल रीफ्स दिखाई गई थी, लेकिन 2021 में अचानक से नक्शा बदला जाता है और कोरल्स को पूरी तरह गायब कर दिया जाता है, यानी जानबूझकर नक्शे बदला दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा लगाया गया है। अचानक से सोशल मीडिया पर ये स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है कि कैसे मलक्का स्टेट को चोक किया जा सकता है। ये पूरी एक्टिविटी एक पेड कैंपेन की तरह लगती है। एक नैरो चैनल मलक्का का स्टेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच है। इसका सबसे नैरो पॉइंट सिंगापुर के पास है जहां सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यही है इसके असली चोक पॉइंट्स, ग्रेट निकोबार के पास नहीं। ग्रेट निकोबार आइलैंड तो मलक्का स्टेट का हिस्सा ही नहीं है, वो अंडमान सिया के अंदर मौजूद है। सिया एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है जिसे चोक नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रेट निकोबार आइलैंड पर पहले से ही INS बाज नावल एयर स्टेशन और एयर स्ट्रिप है, तो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस तो ऑलरेडी वहाँ से ही किया जा सकता है। असल में दोस्तों ये पूरा नेशनल स्ट्रेटेजी का मुकदमा बाद में बनाया गया एक एक्सक्यूज है। अगर हम मान भी ले कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ मलक्का को चोक कर देता है, तो ऑल्टरनेटिव देखो कितने हैं चाइना के पास। चाइना म्यांमार पाइपलाइंस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट ऑयल सप्लाई। तो ये कहना कि मलक्का को ब्लॉक करके चाइना की इकोनॉमी टैप किया जा सकता है, ये बेवकूफ़ी है। एक तरफ एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उससे झगड़ा थोड़ी लूंगा। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और गलवाओं में हमारे 20 जवानों शहीद हुए। सलमान खान की फिल्म जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान ऑफ चाइना के सारे रेफरेंस तक हटवा दिया गया। प्रोजेक्ट पेनाल में लिखा है कैसीनोस रिजोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट एंटरटेनमेंट क्लस्टर। असलियत में 149 स्क्वायर किलोमीटर पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी।
ये लिटरली इस चाइना रिजर्व में कैसीनोस बनाना चाहते हैं। असल में इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक बार फिर से वही नाम सामने आता है, अडानी पोर्ट्स। सच बात यह है कि दोस्तों, इन हादसों के पीछे जंगल हो या साजिमल हिल्स, इस सरकार का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को देश लूटने का मौका दो, चाहे उसके लिए पेड़ काटने पड़े, पहाड़ खोदने पड़े या कोरल रेप्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े। मैं जुडिशरी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में थोड़ी भी इंडिपेंडेंस बची है तो इस विनाश को रोके। फाइनली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पिटीशन को प्लीज साइन करो ताकि हम लोग अपने सपोर्ट दिखा सके। ये टर्टल्स, कोरल रेप्स, रेन फॉरेस्ट यानी देश का असली खजाना है, और जो इस खजाना को लूटेगा, तबाह करेगा, वो सही मायनों में एक देशद्रोही कहलाएगा।